गाइस दिस सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने अच्छा पढ़ा था, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसमें एज ऑफ मेजोरिटी के हिसाब से हमने कल 15 पॉइंट कवर किए। हम बाकी के 2 पॉइंट्स कवर करेंगे और ट्राई करेंगे आगे बढ़ने का, फ्री कंसेंट के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से हो गया था। बी, ए पॉइंट हमारा कवर हो गया, जहां पे 15 सब पॉइंट थे। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन ऑफ साउंड माइंड यानी जिसका दिमाग ठीक ठाक है। सैन, कहीं पे सैन वर्ड लिखा होगा, इस एग्जांपल में सैन वर्ड लिखा है, जिसका दिमाग ठीक ठाक है ना। नॉर्मल पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अकॉर्डिंग टू, देखो एग्जाम में जब भी आप लिख रहे हो, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर सेक्शन लिख लिया गलत है तो पूरे मार्क्स, जो ये बाकी का सही लिखा है ना, उसके भी मार्क कट जाएंगे, 0 मिलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेक्शन 12, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। कोई भी बंदा साउंड माइंड का, ढंग का बंदा कब किया बोला जा सकता है उसे? फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, यानी कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझने की औकात है, उसकी समझ सकता है उसको, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर करने जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के बाद उसके इंप्लीकेशंस उसके ऊपर क्या आएंगे? एज टू द इफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट। फिर से, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या वो बंदा पागल है? पागल बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? उसको तो पता ही नहीं है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अ साउंड माइंड। कौन सा पर्सन साउंड माइंड का है? फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जिसकी कैपेसिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से समझने की, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को समझा, उसके बाद में एक रेशनल जजमेंट पे आया। जैसे हमें कोई बोलता है कि मुझे मोबाइल बेचना है, हमने बोला चलो ठीक है, कितने में बेचना है? वो बोलता है 10,000 में। अगर हमें ठीक लगा तो हम खरीदते हैं, हमें ठीक नहीं लगा तो हम नहीं खरीदते हैं। क्या वो रेशनल जजमेंट पर आने की वो पागल की औकात होती है? समझने की दिमागी शक्ति होती है? नहीं होती है। अगर अनसाउंड माइंड है तो वो जजमेंट नहीं लगा पाएगा, वो तो ऐसे सर खो जाएगा, जैसे ल्यूनेटिक माइंड होता है ना, पागल जैसा लगेगा। अब वो उसको हम कैसे एनफोर्स कर सकते हैं? अगेन थर्ड टाइम, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। कौन सा बंदा साउंड माइंड हो सकता है? इसको हमने कवर किया है सेक्शन नंबर 1 to 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक ऐसा व्यक्ति इज सेड टू बी ऑफ, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। किसके लिए? लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही तो चर्चा करेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जिस वक्त ही मेक्स इट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ये महत्व का है क्योंकि हमें यहां एक पॉइंट पढ़ना है, दूसरा पॉइंट पढ़ना है, यहां पे ये टाइम बड़ा महत्व का है। एट द टाइम जब के वो बंदा या बंदी ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुस रहा है, वो तब वो कैपेबल है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो कैपेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू हिज इफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट। उसका जो रस है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके ऊपर। देखो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज कैपेबल, ऐसा क्यों लिखा है? 1 और 2 पॉइंट। एक ऐसा व्यक्ति हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब सामान्य तरीके से वो बंदा पागल है। सामान्य तरीके से वो बंदा कैसा है? पागल है। लेकिन ओकेजनली, कभी कभी उसका दिमाग ठीक हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति हु इज सामान्य तरीके से पागल है, अनसाउंड माइंड है, नाउ ओकेजनली, ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, ऐसे रैंडमली 1-2 घंटे के लिए साउंड हो गया, अच्छा हो गया, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जब उसका दिमाग अच्छा है, साउंड है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायक है। देखा, इसलिए एट द टाइम
सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एक ऐसा पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, यानी दिमाग उसका अच्छा है, सामान्य तरीके से दिमाग उसका अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, टल्ली हो जाता है, दारू पी लेता है, पोटली पी लेता है, नशा कर लेता है। तो क्या वो नशे करने के बाद अपने नॉर्मल कंडीशन में रहेगा? नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे मंद बुद्धि, उस टाइम उसकी चेतनाएं चली जाती है, इसलिए बोलते दारू मत पियो। सिग्मा सर कभी नहीं पीते हैं, नफरत करते हैं ऐसे दारूडियों से। may not make a contract when he is of unsound mind। एग्जाम्पल हमने लिए, पहले इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक एसिलम, देखो क्या लिखा है, इसका एग्जाम्पल है ये। एक पेशेंट है जो ल्यूनेटिक एसिलम में है, पागल खाने में है। Who is at intervals, बीच बीच में नहीं अच्छे हो जाते हैं ऐसे, मतलब इंसर्ट करके आ जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी भी करवा लेते हैं, ऐसे लगते हैं साउंड माइंड के हैं। अब जो बाहर निकले, पागल खाने से बाहर निकले, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायक है, ड्यूरिंग दोस इंटरवल्स। एग्जाम्पल 9 इसके लिए। अ सैन मैन, मतलब एकदम व्यवस्थित, मेरे जैसा इंसान। अ सैन मैन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, या तो किसी बीमारी की वजह से पागल है, या तो फिर वो इज सो ड्रंक, इतना पी गया है, सो ड्रंक। बहुत कुछ लोग हैं ना, मतलब मस्त पीते हैं, एक आध पैक दो पैक की बात नहीं है, पूरी बोतल गटगटा जाता है। दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब पीधेली हालत में थोड़ी ना वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ पाएगा, कभी नहीं। और फॉर्म अ रेशनल जजमेंट, वो किसी रेशनल जजमेंट के ऊपर भी नहीं आ पाएगा। एज टू इज इफेक्ट्स, उस वो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर घुसना चाहता है उसकी इफेक्ट्स उसके रस पर, इसके इंटरेस्ट पर क्या पड़ेगी उसे नहीं पता चलता। कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट वाइल सच डिलीरियम और ड्रंकननेस लास्ट, जब तक उसके ऊपर वो डिलीरियम असर है, डिलीरियस का असर है, जब तक उसके पर वो दारू ड्रंकननेस का असर है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वापस बी वाला पॉइंट, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। यहां पे सेक्शन 12 में क्या बताया गया है आपको, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन ऑफ सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, एक व्यक्ति साउंड माइंड का कब है, क्यों पर। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर द पर्पस इज मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ, कब, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, मेक्स इट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ही मेक्स इट, वो कैपेबल है, कौन, अ पर्सन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या, कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट, वो किसी पर्टिकुलर जजमेंट पे आने के लिए कैपेबल है, एज टू इट्स अफेक्ट्स अपॉन इस इंटरेस्ट। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उससे क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है उसको समझने के लिए, रेशनल जजमेंट पर आने के लिए वो समझदार है, उसी को हम साउंड माइंड का बोलते हैं। वहां पे दो केस हो सकता है, कोई व्यक्ति अगर सामान्य तरीके से पागल है और जब वो कभी कभी अच्छा हो जाता है इंटरवल में, ये एग्जाम्पल 8 है, फिर से रिपीट, एग्जाम्पल नहीं करेंगे हम, वो सामान्य तरीके से जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य तरीके से साउंड माइंड का है, नॉर्मल है, और वो अगर पी भी गया, ड्रग्स बक्स पे आ गया और वो नशे की हालत में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि वो रेशनल जजमेंट नहीं ला सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखो यहां पे कुछ और लिखा है जो हमने पहले कवर नहीं किया, पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे इन्फोर्स किया जा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज एब्सोल्युटली वॉइड, उसको कोई एनफोर्स नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से बी वाला पॉइंट हमारा कवर हुआ, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वही चीज है जो हम पहले पढ़े, हाईलाइट करके बताया गया है। सी पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन void, who we will call disqualified persons, alien enemy, alien enemy जिसे हम जानते नहीं है, फॉरेन सोवेरेंस यानी जो विदेशी सत्ता वाले, फॉरेन एम्बेसडर्स, एलची बोलते हो उसको,
जो हमारे देश में आते हैं, एम्बेसडर बन के आते हैं विदेश से, वो भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेशंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ सकते। कोई कन्विक्स है किसी केस में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और इंसॉल्वेंट, यानी कल हमने कवर किया था, इंसॉल्वेंट वर्ड आया था, हमने बताया था। तो ये लोग जो बताए गए हैं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्संस बिसाइड्स माइनर्स, माइनर्स का जो हमने कवर किया पर्सन, 15 पॉइंट कवर किए थे। एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किन लोगों की कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके अलावा अनसाउंड माइंड क्या व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और उनके अलावा बिसाइड्स माइनर्स एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर ऑल्सो अदर पर्संस, ऐसे भी कोई और व्यक्ति है वो आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, जिनको इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने की मंजूरी नहीं है, पार्सेलिया और होली, या तो फिर आधी मंजूरी नहीं है या तो पूरी मंजूरी नहीं है। सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सच पर्सन आर वॉइड, यानी इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड है। इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मे अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कोई इनकम्पिटेंसी मतलब समवन इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी नहीं दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की। ये कब हो सकता है? शायद किसी पॉलिटिकल स्टेटस के द्वारा, कॉर्पोरेट स्टेटस के द्वारा, उनका पर्टिकुलर कोई स्टेटस है, उनका कोई लीगल स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। द फॉलोइंग पर्संस फॉल इन दिस कैटेगरी: फॉरेन सोवरेन्स, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, कॉर्पोरेशन, कन्विक्ट्स एंड इंसॉल्वेंट। ये हमारे पॉइंट्स कवर हुए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 मेजर पॉइंट्स थे, तीनों पॉइंट कवर किए। वहां पे सब पॉइंट भी थे, वो भी हमने कवर किए। हम आगे बढ़ते फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत फ्री कंसेंट मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो उसमें क्या आपकी जो मंजूरी है, किसके दाब दबाव में ली गई है, कोर्जन से लिया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम अच्छे से कवर करेंगे, वैसे हम सभी अच्छे से ही कवर करेंगे। क्या वो जो कंसेंट थी वो फ्रॉड से लिया गया है? क्या वो मंजूरी थी वो मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया है? क्या वो मंजूरी थी वो बाय मिस्टेक थी? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। कोर्जन को सी बोलेंगे ऑब्वियसली, UFMM, इसको हम याद रखेंगे। फ्री कंसेंट, विटिएटिंग एलिमेंट्स टू फ्री कंसेंट, CUFMM, CUFMM। 15, 16, 17, 18, 19 में और कुछ है, अलग से कवर करेंगे, शायद आज ही कवर करेंगे। 20, 21, 22। सेक्शन नंबर 15 कोर्जन, सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड। 17 पे खतरा, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ बेटा। 17 नंबर याद रखना। किसी का बर्थडे 17 तारीख है ना, तो भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करने का, क्योंकि 17 तारीख पे खतरा होता है। मेरा नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन, ये 19 पे कुछ और है, देख लेंगे, मुझे पता है। 20, 21, 22 पे मिस्टेक है, 3 सेक्शन दे दी, क्योंकि मिस्टेक दोनों एंड से हो सकती है, एक एंड से नहीं है। कोर्जन एक ही एंड से होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक एंड से होगा, फ्रॉड भी एक एंड से होगा, दोनों लोग फ्रॉड नहीं करेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन भी एक एंड से होगा, और 19 सेक्शन नंबर 19 में हम और कुछ कवर करेंगे। बेटा फ्रॉड कौन से सेक्शन में डाला गया है? 17 नंबर के सेक्शन में। 17 पे खतरा। कभी भी 17 तारीख की बर्थडे वाले के लोगों के साथ शादी भी नहीं करने की बेटा। 17 पे खतरा। डेफिनेशन ऑफ कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। अभी फिलहाल हम कवर कर रहे हैं, ना 15 कवर कर रहे हैं, ना 16, ना 17, ना 18, ना 19, ना 20, ना 21, ना 22। सीधा मुद्दे पे आते। 15 तक पहुंचने के पहले 13 और 14 कवर करनी पड़ेगी। सर 1 से 12 कहाँ गई? आगे देख लो, 12 अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे। कंसेंट सेक्शन नंबर 13। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आर सेड टू कंसेंट when they agree upon the same thing in the same sense। देखो क्या हो गया, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है। ये जो मिस्टर एक्स है
उनके पास रेड कार भी है, इनके पास ब्लू कार भी है ना। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला मुझे मेरी कार बेचनी है 2 लाख के अंदर। मिस्टर वाई एग्री हो गया। एक्चुअली मिस्टर एक्स रेड कार बेचना चाहते थे, मिस्टर वाई 2 लाख में ब्लू कार खरीदना चाहते थे। नाउ इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हल्का सा कंफ्यूजन है, बिकॉज ये भाई साहब 2 लाख में रेड कार बेच रहे हैं, ये भाई 2 लाख में ब्लू कार खरीद रहे हैं। इट सीम्स लाइक दे बोथ, दोनों दे आर नॉट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग है, दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दे डोंट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। देखो मंजूरी की बात कर रहे हैं, यहां पे मंजूरी हुई नहीं। 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आर सेड टू कंसेंट, वो दोनों मंजूरी में है, कंसेंट दे रहे हैं एक दूसरे को। कब? when they agree upon the same thing in the same sense. 2 or more persons, section number 13, 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. चलो ये भी क्या लिखा, ये भी पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। Parties are said to have consented, 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी चीज के ऊपर कंसेंटेड है। कब? when they not only, यहीं पे था ना, उधर से ही उठाया, थोड़ा बड़ा करके लिख दिया है। when they not only agreed upon the same thing but also agreed upon that thing in the same sense. वो पर्टिकुलर चीज के, we are not only talking about that particular thing but actually in that particular sense only. आप उस पर्टिकुलर सेंस के बारे में भी बात करना चाहते हो। same thing must be understood as the whole content of the agreement. same thing मतलब क्या? जो एग्रीमेंट है उसका पूरा का पूरा कंटेंट के बारे में आप बात कर रहे हो। consequently, परिणाम स्वरूप, when parties to a contract make some fundamental error as to the nature of the transaction or as to the person dealt with or to the subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same thing in the same sense. मतलब क्या? परिणाम स्वरूप जब 2 parties, when parties to a contract make some fundamental error as to the nature of the transaction, whatever the transaction is happening, वहां पे कोई फंडामेंटल एरर हो जाए और as to the person, यानी व्यक्ति ही बदल गया जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और as to the subject matter of the एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो भी बदल दिया गया। इट कैन नॉट बी सेड दैट, हम तब ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एंड इफ दे डू नॉट एग्री इन द सेम सेंस दे कैन नॉट बी कंसेंट। वहां पे कोई भी मंजूरी हो ही नहीं सकती। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट, और मंजूरी की एब्सेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये पैराग्राफ भी हम फास्ट जाएंगे, हम सीधा सेक्शन नंबर 14 के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। इफ 2 पर्सन एंटर इनटू एन अपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर 2 व्यक्ति एंटर इनटू एन अपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और शिप। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ' 1872 में बना था। कब बना था? तो पर्सन्स हुआ करते थे और शिप हुआ करती थी, जहां से एक देश से दूसरे देश के तक सामान लिया जाया करता था, इसीलिए यहां पे शिप को इंक्लूड किया गया है। अगर 2 व्यक्ति एंटर इनटू एन अपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग अ पर्टिकुलर पर्सन और शिप एंड इट टर्न्स आउट दैट ईच ऑफ देम मिसलेड बाय सिमिलरिटी ऑफ नेम, कोई बहुत सारे नाम सिमिलर होते हैं, 2 शिप के नाम सिमिलर हो सकते हैं, और शिप इन हिज माइंड, उनके दिमाग में कोई और व्यक्ति है या तो कोई और शिप है, नो कॉन्ट्रैक्ट वुड एग्जिस्ट बिटवीन देम एज दे वेर नॉट एड इडम। दोनों के दिमाग
दे वर नॉट एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस ऑफ द सेम माइंड। अगेन एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब थोड़ी अस्पष्ट था। इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट अस्पष्टता है, नथिंग इज श्योर, नथिंग इज क्लियर इन द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट और एन एरर एज टू द नेचर ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, या तो कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर एनी काइंड ऑफ एरर है, और एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट का जो रियल सब्जेक्ट मैटर था, जो रियल हेतु था वही गलत है, मे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट कर लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ कंसेंट है। इन द केस ऑफ फंडामेंटल एरर, कोई भी फंडामेंटल एरर हो सकती है, देयर इज रियली नो कंसेंट, वेयर एज इन द केस ऑफ मिस्टेक देयर इज नो रियल कंसेंट। फंडामेंटल एरर के केस में देयर इज रियली नो कंसेंट, क्योंकि तो वो तो दो लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। एक को रेड कार बेचनी है, दूसरे को ब्लू कार खरीदनी है, फंडामेंटल एरर है, कोई मंजूरी है ही नहीं। वेयर एज इन द केस ऑफ मिस्टेक, हमें अलग से कवर करना है पूरा बहुत बड़े पैमाने पे, ये सब एकदम इजी लगेगा। देयर इज नो रियल कंसेंट। As has been said already, one of the essential elements of a contract is consent and there cannot be a contract without consent. Now ये जो consent की बात कर रहे हैं, वो consent कैसे विटिएट हो सकती है? consent में भी free और not free. free है तो contract होगा, not free है तो contract नहीं होगा. Only free consent is necessary for the validity of the contract. Definition of free consent. 14 सेक्शन नंबर 14 में फ्री कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है। When a consent to an agreement is caused by coercion, as defined in under section 15, fraud, section 17, misrepresentation, section 18, undue influence, section number 16. The agreement is a contract voidable. The agreement, ये सा जो agreement था वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिसको हम कोई एक व्यक्ति वॉइड कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, जिसकी मंजूरी या तो फिर कोवर्जन के द्वारा ली गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा ली गई है, फ्रॉड के द्वारा ली गई है, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा ली गई है। सामने वाले बंदे को समहाउ फोर्स किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है, फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंट किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, वो व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। कौन उसको वॉइड कर सकता है? जिसकी मंजूरी इन सब सेक्शंस के द्वारा ली गई है। Whose consent was so caused. When the consent is vitiated by mistake, the contract becomes void. और अगर कोई मंजूरी है जो मिस्टेक के द्वारा विटिएट किया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट सीधा का सीधा void हो जाता है। हम पांचों सेक्शंस को 1 by 1 पढ़ना पसंद करेंगे। 5 सेक्शन नहीं है, वो बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 4 + 3 7 और बीच में 19, वो भी यहीं पे कवर करना है। एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट, सबसे वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, डोंट वरी, अच्छे से कवर करेंगे। कोर्जन क्या है? एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट, उसके अंदर सबसे पहले कोर्जन कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 15 कोर्जन मतलब क्या? सेक्शन नंबर 15 कोर्जन। कोर्जन इज द कमिटिंग, यानी आपने कुछ कमिट कर दिया, या तो फिर थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी आपने किसी को शायद चप्पू मार दिया, कमिट कर दिया, या तो चप्पू मारने का डर दिखा रहे हो, मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा, क्या कर रहे हो? कोवर्जन क्या है? या तो आपने कोई भी ऐसा क्राइम कर दिया जिसको इंडियन पीनल कोड मंजूरी नहीं देता, फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। कोवर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, क्या पर? ऐसा कोई भी कृत्य
जिसको द इंडियन पिनल कोड मंजूरी नहीं देता। कोवर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो चप्पू मार दिया, कमिट कर दिया आपने, या तो चप्पू मारने का धमकी दे दिया। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। कोवर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कोई भी ऐसा कृत्य बाय द इंडियन पिनल कोड जो अलाउ नहीं है। या तो फिर और क्या कोवर्जन का डेफिनेशन, और द अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसकी गाड़ी को मतलब ऐसे जब्त कर लिया, भाई कॉन्ट्रैक्ट कर, नहीं तो तेरी स्कॉर्पियो हम जब्त कर लेंगे, है ना, स्कॉर्पियो देंगे नहीं, आपने डिटेन कर लिया, स्कॉर्पियो को डिटेन कर लिया, है ना, डिटेन कर ही लिया, पहले तो क्या कर लिया, स्कॉर्पियो जब्त कर लिया, फिर बोला साइन कर, चल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। या तो फिर थ्रेटन किया, क्या किया, भाई साइन कर वरना कल तेरी गाड़ी में जाके जब्त करके लेके जाऊंगा स्कॉर्पियो। या तो फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन, क्या, कुछ भी प्रॉपर्टी, डिटेन हम प्रॉपर्टी ही कर सकते हैं, टू द प्रिजुडाइज, लॉस लिख लेना अपने बुक में, टू द लॉस ऑफ, कोई भी व्यक्ति व्हाटएवर, कोई भी काइंड ऑफ लॉस हो जाता है विद द इंटेंट। ये सब हमने क्यों किया, ये सब किया क्यों, क्योंकि आपका इंटेंशन था विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। आपका इंटेंशन क्या था, किसी भी व्यक्ति को एग्रीमेंट के अंदर एंटर करना। फिर से पढ़ते हैं, कोवर्जन का डेफिनेशन है, सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं, है ना, वो बीच में थोड़ा पोर्शन हमने बहुत स्पीड में गए। कोवर्जन एकदम कड़क, सेक्शन नंबर 15 एकदम द बेस्ट। फिर से पढ़ने के बाद एग्जाम में छाप के आओगे। कोवर्जन इज द कमिटिंग, कोवर्जन क्या है, इज द कमिटिंग, यानी कुछ आपने कमिट कर ही लिया, या तो और थ्रेटनिंग टू कमिट। कोवर्जन इज द कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट, क्या करना था, एनी एक्ट, कोई भी कृत्य जो फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, जिस भी कृत्य को इंडियन पिनल कोड के द्वारा अलाउ नहीं है, फॉरबिडन है, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। अब डिटेन हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, टू द प्रिजुडाइस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। आपका इंटेंशन क्या था, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 15, ये जो ऊपर था ना उसका एनालिसिस कर लेते हैं हम। एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 15, द section doesn't require that a coercion must proceed from a party to the contract। अगर निखिल सर एक्स व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बराबर है, इस बंदे को डराना चाहता हूं, है ना, थ्रेटन करना चाहता हूं, मैं इसका कुछ मतलब डिटेन करना चाहता हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसी व्यक्ति को डराऊंगा। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये कोवर्जन है, दिस सेक्शन डजंट रिक्वायर दैट कोवर्जन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक तो ये मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कोवर्जन जरूरी नहीं है मेरे द्वारा या इसके द्वारा प्रोसीड किया जाए। कोवर्जन तो मैंने एक बंदा हायर करके रखा है, ए बंदा, वो उसको डरा रहा है, धमका रहा है, यू नो, या इसकी बीबी को फोन करके डरा रहा है, इसकी बीबी एक्स की बीबी है, एक्स वाई, अभी इसको डरा रहा है, इसको डरा के बोल रहा है आपके पति को बोलो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर दे नहीं तो आपको मार डालूंगा। सो what we are trying to say, the section doesn't require that coercion must proceed from a party to a contract। जरूरी नहीं है जिन दो बंदों को कॉन्ट्रैक्ट करना है वही coercion लागू करे, nor is it necessary that subject of the coercion must be the other contracting party। वो हमने बोला ना, जो निखिल सर है और एक्स है, ये दोनों जरूरी नहीं है हम दोनों ही coercion के सब्जेक्ट हो, वो कोई और भी हो सकता है, उनकी बीबी हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं। It may be directed against any third person whatever following are the अरे जैसे कोई सब्जी बनानी है ऐसे बोलते हैं, following are the essential ingredients of the coercion।
पावभाजी बना दो बेटा, है ना। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट ऊपर से ही आया है। क्या कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट कोई भी ऐसा कृत्य फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड ऊपर लिखा था। द अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब जो आपको लॉ अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसे आप अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर, लॉस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या था आपका इंटेंशन? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। कोर्जन करने का मेन हेतु क्या था? किसी भी व्यक्ति को आप एग्रीमेंट के अंदर एंटर करवाना चाहते हो। चौथा पॉइंट भी है, इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज इमटेरियल, इट इज टू बी नोटेड दैट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड, जहां पे ये धाक धमकी दी गई आपको, जहां पे कोर्जन अप्लाई हुआ वहां पे, मतलब आप तो ऐसा भी कर सकते हो ना, आप यहां से घूमने गए हो, शिप के अंदर हो जहां पे इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, इंडियन ओशियन में हो वहां पे इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। अब वो शिप के ऊपर जब घूमने गए दो बंदों ने, वहां पे एक ने दूसरे को धमकी दी, तो इट्स ओके, मोर देन ओके। अगर किसी जगह पे कोर्जन अप्लाई हुआ है और वहां पे इंडियन पिनल कोड अगर फोर्स में नहीं है तो भी उसको कोर्जन ही माना जाएगा। इज और इज नॉट फोर्स एट द प्लेस वेयर द कोर्जन इज एम्प्लॉयड, जहां पे कोर्जन लागू किया गया है, दाब धमकी दी गई है, यू नो, अगर वहां पे इंडियन पिनल कोड लागू नहीं पड़ता फिर भी उसको कोर्जन ही माना जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन अंडर सेक्शन 19, देखा हमने बोला था ना सेक्शन नंबर 19 शायद हम आज ही कवर कर लेंगे। व्हाट इज इफेक्ट्स ऑफ कोर्जन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर कोर्जन है तो फिर क्या क्या हो सकता है? कोर्जन के अंतर्गत अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, तो वहां पे आगे का प्रोसीजर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोर्जन इज, कौन उसको वॉइड कर सकता है? इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, जिसकी मंजूरी कोर्जन के तहत ली गई है। अगर निखिल सर ने मिस्टर एक्स को धाक धमकी दी है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट निखिल सर वॉइड कर सकते हैं, रिसाइंड कर सकते हैं? नहीं। कोर्जन किसके ऊपर अप्लाई हुआ था? धाक धमकी किसको मिली थी? है ना, मिस्टर एक्स को। अगर मिस्टर एक्स को मिला था कोर्जन, धाक धमकी मिली थी, देन इस कॉन्ट्रैक्ट को निखिल सर वॉइड नहीं कर सकते। इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर एक्स। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय कोर्जन, कोर्जन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इट इज ओनली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड, जिसकी मंजूरी इस ऐसे कोर्जन के द्वारा वाज सो ऑब्टेन्ड, कोर्जन के द्वारा ली गई है। सेकेंड पॉइंट, चलो अगेन ये जो मिस्टर निखिल सर है उसने मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स से कुछ लेना था, एक मतलब चमचमाती गाड़ी लेनी थी, सिर्फ एक्चुअली उसका प्राइस 5 लाख था और मैंने धाक धमकी से बोला 2 लाख में मैं उसको परचेस करूंगा, तो कोवर्जन के तहत उसको तो लॉस तो हो रहा है और उसकी चाहिए गाड़ी भी मैं 2 लाख में ले रहा हूं, और वो 2 लाख में लेने से पहले मैंने एडवांस दे दिया मिस्टर एक्स को। कितना दिया एडवांस? 1 लाख। अब ये बंदा पुलिस केस करता है कोवर्जन के अंतर्गत और वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन है, वॉइड हो गया, तो क्या ये 1 लाख रुपया ये बंदा रख सकता है? नहीं। ही हैज टू गिव मी बैक माई 1 लाख रुपीज, क्योंकि उसको वो ये कोवर्जन के अंतर्गत उसको 1 लाख का फायदा हुआ है। इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन अंडर सेक्शन नंबर 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पहले वाला ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोवर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। सेकेंड वाला पॉइंट था मुझे ये 1 लाख रुपया वापस चाहिए। ये जो निखिल सर ने इस बंदे को 1 लाख दिया था वो मुझे वापस चाहिए क्योंकि उसे वो फायदा हुआ है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्स। एज टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिसाइसन यानी कैंसल ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये मिस्टर एक्स था उसने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया, मिस्टर एक्स ने क्या किया? जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उसकी मंजूरी कैसे ली गई थी? कोर्जन से ली गई थी,
तो मिस्टर एक्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जो उसकी कैपेसिटी में आता था उसको वॉइड कर सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो रिसाइन करता है, कैंसिल करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप द पार्टी रिसाइडिंग यानी मिस्टर एक्स अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड, उसको क्या करना चाहिए, वो 1 लाख रुपया वापस दे देना चाहिए, वो 1 लाख रुपया वापस दे देना चाहिए मुझे। इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, क्या मिला था उसको, देयर अंडर फ्रॉम द अदर पार्टी यानी मुझसे, टू द कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर सच बेनिफिट 1 लाख रुपया, सो फार एज मे बी एप्लीकेबल, जितना उसको वापस करना चाहिए उसका, टू द पर्सन फ्रॉम इट वॉज रिसीव्ड, किससे मिला था, निखिल सर से मिला था, किससे मिला था, निखिल सर से मिला था। फिर से एज टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिसीजन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर एक्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करता है, कैंसिल करता है, रिसाइंड करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप द पार्टी रिसाइंडिंग, मिस्टर एक्स रिसाइंड कर रहा है अभी, द पार्टी रिसाइंडिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या, उसको कोई बेनिफिट मिला था, हाँ मिला था। इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट 1 लाख रुपया इन एडवांस, देयर अंडर फ्रॉम द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, निखिल सर, जिन्होंने कोर्जन अप्लाई किया था। अब ये रिस्टोर कौन करेगा, मिस्टर एक्स, रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी एप्लीकेबल टू द पर्सन फ्रॉम इट वाज रिसीव्ड, निखिल सर से उसने लिया था तो निखिल सर को उसको वापस दे देना चाहिए। देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज है, कहां से कहां जाती है, उसको पॉइंट टू पॉइंट समझाया, कौन से व्यक्ति की बात कहां पे इस पैराग्राफ में हो रही है। मेरे हिसाब से YouTube पे इससे अच्छा पैराग्राफ किसी ने नहीं समझाया होगा, पॉइंट टू पॉइंट, नाम के साथ 2 बार समझाया। रिपीट करता हूं, इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वन ऑफ द IMP टॉपिक्स, लोगों को समझ में नहीं आता है, बैर एक्ट की लैंग्वेज है, बैर एक्ट की लैंग्वेज है, लोगों को समझ नहीं आती है, बैर एक्ट की लैंग्वेज लेके आया हूं। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय कोवर्जन इज वॉइडेबल एट द, और एग्जाम में आपको यही लिखना होता है ना, बैर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय इज कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय कोवर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन, जिसकी कंसेंट, जिसकी मंजूरी ऐसे ली गई है। नाउ एज टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिसाइन किया गया, किसके द्वारा, जिसकी मंजूरी कोवर्जन से ली गई थी। द पार्टी रिजाइनिंग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टी है जिसने इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया था, शुड, अगर उसको कोई बेनिफिट मिला है, इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, फ्रॉम द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी एप्लीकेबल टू द पर्सन फ्रॉम whom इट वाज रिसीव्ड। थर्ड वाला, सेक्शन 72 तक चले जाते हैं, चलो थर्ड वाला पॉइंट, अ पर्सन टू whom, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्जन मस्ट रिपे रिटर्न द सेम कॉपी जा रहा है, 72 नंबर नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा व्यक्ति, वो मिस्टर एक्स, जिसको पैसा दिया गया था या और कुछ डिलीवर किया गया है अंडर कोर्जन, उसको वापस, वो पैसा वापस देना है, या तो कोई चीज थी तो वो चीज वापस करनी है, रिस्टोर करना है। एग्जाम्पल पढ़ देते हैं तो हमारा कोवर्जन आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक ऐसा हस्बैंड जिसने रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ ऑब्टेन किया था, वेयर हस्बैंड ऑब्टेन्ड अ रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन अंडर अ थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। देखो, सुसाइड कमिट करने की एक धमकी से रिलीज डीड ऑब्टेन किया था। द ट्रांजेक्शन वाज सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कोवर्जन, सुसाइड बीइंग फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। द थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंट्स टू कोवर्जन विद इन द सेक्शन 15। Example number 11, an agent refused to give books of accounts to the principal unless he frees him from all his liabilities. The principal had to give the release deed as the contract was under coercion by unlawful detaining of the principal's property. ये भी coercion के अंदर आ गया। हमने आज काफ़ी सारा कवर किया, उसमें मेन पोर्शन था coercion, सेक्शन नंबर 15। मेरे हिसाब से अच्छा से कवर किया। ये हमारा पार्ट 4 था। हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो भी बढ़िया वाला टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय।